वालदा के साथ उन्हें बालों से पकड़कर फर्श के ऊपर घसीटा गया। मेरी अहलिया के ऊपर जिस तरह लोहे के जो राड हैं उनसे तशद्दुद किया गया। 7.5-8 माह मैं मफरूर रहा हूं और मैंने चिल्ला भी काटा है और मैंने जेल भी काटी है। पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन का आगाज था वो सबसे पहले हमारे ही घर से शुरू हुआ था। क्या महसूस करता है जब उसको कहा जाता है गद्दार है? पागल लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम गद्दार लोग हैं। क्या उमर डार उस्मान डार से ज्यादा बहादुर निकला? शेहर शीज जैसा शख्स महफूज नहीं रहा जिसने सारी जिंदगी ये कहा है कि मैंने तो सियासत ही गेट नंबर 4 की है। क्या उस्मान डार को कामरान शाहिद के शो में मारपीट के बिठाया गया था? इसमें कोई शक नहीं कि मैंने कामरान शाहिद साहब से राब्ता किया था। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे रेहाना डार कितने वोटों से जीत चुकी थी? 60,000 की ज्यादा वोटों से हारे हुए हैं। तो जनरल बाजवा ने उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ को कहा कि ख्वाजा साहब आप तो धांधली की बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं शाहीनों के शहर सियालकोट में और इल्लामा इकबाल के शहर में आए हैं। और इल्लामा इकबाल के शहर में एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं हालिया 1.5 बरसों में अगर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर जिन लोगों ने जबर सहा, सियासी जबर सहा, ना उनके घर बचे, ना उनकी फैक्ट्रियां बची, ना उनकी फैमिली की ख़वातीन को छोड़ा गया, उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके फैक्ट्री के वर्कर्स को पकड़ा गया, उन भाइयों को पकड़ा गया, उन पर शदीद और बदतरीन तशद्दुद की इतलात हैं। वो भी पूछेंगे कि ये मंजरनामा 1.5 बरस का कैसा गुजरा। उमर डार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। तारिक भाई शुक्रिया तो आपका कि आप मुझ ना चीज़ के लिए इतनी दूर से लाहौर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो मैं आपको सियालकोट में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। पहला सवाल, आपका ये इंटरव्यू किसी दबाव के तहत तो नहीं लिया जा रहा? बता दें सर। बात आ जाके बात आ जाती है हम पर सर। जरा बता दें कि कोई कोई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, चूँकि ये भी पाकिस्तान की आप कह लें एक बदकिस्मती कह लें। बदकिस्मती कह लें कि यहाँ इंटरव्यू जो हैं वो लोगों ने दिए नहीं बल्कि उनसे करवाए गए, दबाव के तहत करवाए गए। और आज आप जैसे सहाफ़ी को भी ये सवाल करना पड़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जो इंटरव्यू है जी, ये मैं करवाया नहीं जा रहा बल्कि मैं खुद इंटरव्यू दे रहा हूँ तारिक साहब को। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कर रहा हूँ सर। हाँ, रिकॉर्ड की बाद में लोग कहते हैं जी कि उमर डार साहब ने फोन करके ये करवाया है। अच्छा ये बताएं, इस पे मैं आता हूँ, तफसील पे आता हूँ, इस पे बात करूंगा, कामरान शाहिद साहब पे भी बात करूंगा। अभी बड़ी चीज़ें मैंने जो पूछनी है आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, चूँकि ये सफ़र बड़ा कठिन रहा आपका ये 1.5 बरस का। ये बताएं इन 1.5 बरसों में डार फैमिली पर क्या बीती? तारिक भाई मैं पहले तो आपको ये अर्ज़ करूँ जी, ये जो सफ़र है मैं समझता हूँ सिर्फ डार फैमिली पर ही कठिन नहीं रहा। ये कठिन सफ़र इससे पूरी तहरीक इंसाफ गुजरी है जी और गुजर रही है अब तक। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कारकुन भी जो हैं वो भी फस्तायत और जबर से महफूज नहीं रहे। वो सब भी इस कठिन सफ़र से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं जी कि ये जो 1.5 साल है ये जिस तरह गुजरा है, ये यहाँ तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है या मैं मेरी फैमिली के लोग जानते हैं जो इस सफ़र से गुजरे हैं। मैं बस तारिक भाई यही कह सकता हूँ आपके इस सवाल पर कि अल्लाह ताला किसी को भी वो सब ना दिखाए जिस सब से हम लोग गुजरे हैं। किससे गुजरे थे बताएं। तारिक भाई क्या क्या बताऊं मैं आपको, बताएं सर, सब बताएं। ना तो जी जो मुआशी तौर पे जिस तरह हुआ वो भी जानती है कौम। पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन का आगाज़ था वो सबसे पहले हमारे ही घर से शुरू हुआ था। सबसे पहला क्रैकडाउन पाकिस्तान में हमारे घर से शुरू किया गया था। और आप यकीन जाने कि गैराज में जो हमारे गाड़ियां खड़ी थीं, उन गाड़ियों से लेकर जो हमारे किचन में पड़े नमक मिर्च के डिब्बे होते हैं जी, वो भी सलामत नहीं थे। घर की कोई चीज़ सलामत नहीं थी।
हर चीज़ को तोड़ फोड़ दिया गया, जो चीज़ टूट सकती थी उसको तोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी इस चीज़ का दुख नहीं है तारिक भाई, चीज़ें टूटती हैं फिर बन जाती हैं, कोई मसला नहीं। अफसोस, तकलीफ़, रंज इस बात का रहा जो हमारी वालदा के साथ सलूक किया गया, जो मेरी अहलिया के वालदा साथ, के साथ क्या सलूक हुआ था? हमारी वालदा के साथ उन्हें बालों से पकड़कर फर्श के ऊपर घसीटा गया। हमारी 73 साला वालदा उम्र के इस हिस्से में, और मेरी अहलिया के ऊपर जिस तरह लोहे के जो राड हैं, पाइप हैं, उनसे तशद्दुद किया गया, और उसके पूरे जिस्म के ऊपर मैं आपको बताऊं नील पड़ गए हुए थे, खून जमा हुआ था। तो इस बात का इंतहाई रंज है, इस बात की तकलीफ़ है, इस बात का अफसोस है। बाकी चीज़ें टूटती हैं जी, फिर बन जाती हैं। डॉक्टर साहब, जब अभी हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी ना, तो ये सुनना इतना तकलीफ दिया सर कि मैंने आपसे एक सवाल मेरा रह गया था जो मैं पूछना चाहता हूँ कि खटिया जैसे। तारिक भाई, मैं आपको अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। ये जितनी भी तकलीफ़ें, मुसीबतें, जो भी जिससे भी हम गुजरे हैं, खुदा व शाद है उनका कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। डॉक्टर साहब, पता नहीं की हौसले ने ਤੁਹਾਡੇ सर। मैं मेरी माँ, मैं सोच के कि माँ जी को ज़मीन पे घसीटा गया, ये सोच के कि भाभी पे इतना तशद्दुद किया गया कि उनके कपड़ों पे खून के निशान थे, राडों से मारा गया, मैं अंदर से हिल गया हूँ सुन के। तारिक भाई, बात ये है कि ये मुल्क मैं और खुदा की कसम, ये मैं लफ्ज़ नहीं बेच रहा आपके सामने, मैं कसम खाई है कि मैं लफ्ज़ नहीं बेच रहा। नहीं, यकीनन मैं आपको एक, मतलब अब कोई भी मैं दिल रखता मैं है सर। मैं आपको एक बात अर्ज करूं तारिक भाई, यकीनन अगर मैं भी किसी फैमिली के साथ ये सब हुआ हो तो मुझे भी उसकी तकलीफ होगी, अगर किसी और के साथ भी हो मुझे भी उसका रंज होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस जबर, इस जुल्म, इस फस्तायत का इसलिए दुख और तकलीफ नहीं है कि मैं समझता हूँ कि जी जो कुर्बानियाँ मुल्क और कौम के लिए दी जाती हैं उस पर मातम नहीं करते, उस पर फख्र करते हैं। क्या और बात। मुझे और मेरी फैमिली को इस बात पर फख्र है, मैं आपको अर्ज करूं कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज मेरी फैमिली का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में शुमार होता है जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और बेशुमार लोग हैं तारिक भाई जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। तो हमें फख्र है कि ये कुर्बानियां हमने अपने मुल्क और कौम के लिए दी हैं, लिहाजा इन कुर्बानियों पे मातम नहीं करना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह जी फख्र करते हैं, और हम आइंदा भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। और फिर तारिक भाई, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं अपनी क्या बात करूं जी। आप सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ देखें, इमरान खान साहब से बढ़कर किसने कुर्बानियां दी हैं, मुझे आप बताएं। कौन महफूज रहा है इमरान खान साहब की अपनी फैमिली में? इस सारे पे हम आते हैं सर। इतना तशद्दुद सहकर, इतनी मारें खाकर, आपने कहा कि यार ये पाकिस्तान के लिए खाई हैं। ऐसा शख्स क्या महसूस करता है जब उसको कहा जाता है गद्दार है, देशद्रोही है? यकीनन, यकीनन दो ही चीजें होती हैं जी। एक तो सुन के यहाँ आपको हंसी आती है, तो यहाँ फिर आपके दिल में तकलीफ उठती है, और जब इस तरह का लफ्ज कहा जाता है तो उस पर हंसी भी आती है कि कैसे ये मतलब पागल लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम गद्दार लोग हैं। मुल्क से वफादारी, मुल्क से मोहब्बत, ये गद्दारी, यही हमारा जुर्म है जी, यही हमारी गद्दारी है कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपने मुल्क के वफादार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला। एक पता है आप अपनी, मैंने कहा कि 1.5 वर्ष में क्या बीती, आप 2 चीज़ें मिस कर गए हैं अपनी सारी गुफ्तगू में। मैं आपको बताऊंगा, आप मानेंगे।
मैं आया ना इधर आके बैठा तो आप थोड़ा आप आए, थोड़ी आपको कुछ मसरूफियत होगी आपकी, तो आपके ना वर्कर्स यहाँ बैठे थे, तो मैंने एक वर्कर्स को कहा कि भाई की बीती है डार फैमिली ने की कुछ होया, उन्हें कहा सर बहुत कुछ होया। मैंने कहा कोई काम शाम कराए ने इन्होंने कि नहीं कराया इन्होंने? कहता सर बड़े काम कराए ने। मैं वेरी गुड यार। कहता सर कोई गरी नहीं छड़ी जड़ी ऐसी नहीं इन्होंने पुट्टना दी होए। मैं कहा अच्छा। फिर मैं क्या दस कि उमर डार साहब ने की होया, ये आप अपनी 1.5 बरस की स्टोरी में ना उमर डार मिस कर गए। वो कहना सर जिस वक्त उमर डार साहब वापस आए ना, इनकी बाजू पे भी निशान थे, इनकी गर्दन पे भी निशान थे, इनकी टांगों पे भी निशान थे। आपने इसकी बात क्यों नहीं की? तारिक भाई, मैं एक आपको अर्ज करूं, वो जिसने आपको बताया उसने दुरुस्त कहा है। मैं जब जेल में रहा हूं जी, मेरा तो इलाज होता रहा जेल में, बकायदा यहाँ से डॉक्टर्स आते रहे हैं जेल में जो मेरा इलाज करते थे। मैं 2.5-3 माह चल भी नहीं पाया सीधा, मेरी टांग काम नहीं कर रही थी। तो सरकारी हॉस्पिटल से बकायदा जेल में जो है वो डॉक्टर्स आते थे। कौन मारता था सर? लेकिन मैं अब बात ये है, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि तारिक भाई, आज आपके साथ जो मैं बैठा हूँ ना, मैं अपनी रोने नहीं रोना चाहता जी। मैं को अपने के जी बड़ा ही जुल्म हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है, डार फैमिली के साथ ही जुल्म और ज्यादती नहीं हुई, मैं बड़े लोगों के साथ उनकी हुई है। बात मैं भी आपको करूंगा, मुझे बताऊं, ये बताएं कि उमर डार पर गर्दन पे चोट कैसे आ गई, बाजू पे कैसे आ गई, टांगों पर कैसे आ गई? क्या क्या होता रहा आपके साथ? कौन मारता था आपको? तारिक भाई, चिल्ला बड़ा सख्त होता है। तो घबरा क्यों रहे हैं हाँ, फिर? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह घबरा नहीं बताएं रहा फिर जी। क्या हुआ? हाँ, मकसद ये है कि ये तो एवरीबॉडी नोज, जिसके साथ भी जो कितने हुआ, लोग जैसे मारते थे? हुआ, जहाँ छोड़, मैं इसमें नहीं जाना चाहता जी। देखिए तारक भाई, पहली मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं हकीकत आपको बयान करने लगूं। ये जो मारना, तशद्दुद करना या तशद्दुद हो जाना, मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है तारिक भाई। अगर आपको खुदा न खास्ता को तशद्दुद के दौरान चोट भी लग जाती है, इसकी भी कोई अहमियत नहीं मैं समझता। उसकी वजह कि चोट तो आपको मोटर बाइक पे जाते हुए भी लग स्किप सकती होके है। लग सकती है, आपको सीढ़ियां उतरते हुए भी स्किप होके लग सकती है। आप अकेले जा रहे हैं, 4 बंदे आपके साथ झगड़ लेते हैं, चोट वहां भी आपको लग सकती है। ये जिस्मानी जो चोटें हैं, इनकी वो अहमियत नहीं है तारिक भाई। जो चोटें आपके दिल पे लगती हैं, दिल पे, वो मेरे लिए मैटर करती है। जिस्म की चोटें जो हैं वो फिर ठीक हो जाती हैं, उनका कोई मसला नहीं है। जो चोट आपके दिल पे लगती है, जो आपकी रूह पे लगती है, जो आपके जहन पे लगती है, वो मैटर करती हैं तारक भाई, वो मैटर करती हैं। और वो चोटें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इस पूरे मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के साथ। जो हमें तकलीफ होती है, जो हमें चोटें लगी हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, तो बाकी ये जिस्मानी चोटें कोई मैटर नहीं करती। मरदा जी, जनाब किधरे भी कोई सट सुट लग सकती है, वज सकती है, वो केड़ी गल है। अगर अगर कोई फड़ के किसी ने कोई 4 ला भी दित्तियां ने तो कोई ऐसी गल नहीं। मेरे नजदीक वो नहीं मैटर ये करती। तो ऐसा लग रहा है कि हो गया ना, ये इश्क नहीं आसान, एक काक का दरिया है और डूब कर जाना है। चलें एक और बात बताएं, कहते क्या थे? वही जो सबसे कहा गया, क्या? सारी कौम जानती है। जिसने जब कह दिया तो उसके बाद वो फिर घर चला गया। आपने क्या दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो नहीं कहा जी। क्या और कहते थे? मैं उसमें आपको एक अर्ज करूं क्या जी, कहते क्या सर, बताएं ना। यकीनन जी वही मुतालबा था जो बाकी लोगों से क्या था, था? इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने का, तहरीके इंसाफ को छोड़ने का, उससे अलहदा होने का। लेकिन मैं इसमें कोई, मैंने अगर पार्टी को नहीं छोड़ा या मैं इस्तेहकाम पार्टी में शामिल नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं कहता तारिक भाई ये को मेरी बहादुरी है, मैं आपको बताऊं, या मैं को बड़ा खुदा न खास्ता टार्जन था। ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम रहा, मेरे अल्लाह ताला का मुझ पे फजल रहा कि मैं चिल्ले में भी गया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत को जो है वो महफूज रखा है। ये उसका करम मुझ पे रहा कि मैं किसी पार्टी में भी शामिल ना हुआ, मैंने तहरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान भी ना किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तहरीके इंसाफ के उन लोगों में से हूँ, शायद कोई एक इक्का दुक्का गिने चुने लोग होंगे, मैंने जी मफरूरी भी काटी है,
7.5-8 माह मैं मफरूर रहा हूं और मैंने चिल्ला भी काटा है और मैंने जेल भी काटी है। यानी मैं तीनों प्रोसेस से गुजरा हूं। यहाँ कुछ लोग हैं, या तो वो जेल में गए हैं, चिल्ले में नहीं गए। कुछ लोग हैं जो चिल्ले में तो जो गए हैं वो जेल गए ही नहीं, वो तो चिल्ले से सीधा घर ही गए हैं। ठीक है, जेल कोई नहीं गया। आपका ये नाचीज भाई है जो चिल्ले में भी गया, फिर जेल गया, और उससे कबल फिर मैंने मफरूरी भी काटी। तो मैंने ये जो तीनों फेजेस हैं जी, मैं इन तीनों फेजेस में से गुजरा हूं और तीनों फेजेस को मैंने देखा। व्हाट कीप्स यू कमिटेड कि यार ठीक है, मार भी खा लांगा, तशद्दुद भी सह लांगे, कारोबार भी तबाह करा लांगे, घर ते हमले भी करा लांगे, लेकिन यह काम नहीं करांगे? वो जी, जब मैं जेल से आया हूं तो जो आपने सवाल किया है, मेरे हाथ में तहरीके इंसाफ का झंडा था। जब मैं 10 साढ़े 10 माह बाद घर वापस आया हूं, जेल काट के आया हूं, तो मैं तहरीके इंसाफ का झंडा हाथ में पकड़ कर घर आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। कमिटमेंट पार्टी के साथ? यकीनन जी। उस्मान डार कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान डार जबरदस्त, फाइन। आपने पूछा नहीं कि भाई तू पार्टी छाड़ती, मैं मारा खा दिया, कुटा खा दिया, नहीं, देखे मेरी पार्टी बात सुने, छाड़ती, सियासत छाड़ती? मैं आपको एक अर्ज तो करूं। क्या उमर डार उस्मान डार से ज्यादा बहादुर निकला? नहीं 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 नहीं, उमर डार का आप कह लें कि उस पे अल्लाह का करम हुआ। ठीक है जी, मैंने चिल्ला काटा है जी। और मैं आपको एक अर्ज करूं, देखें तारिक भाई, हम पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं। सियासी लोगों का क्या स्टैंड होता है? आप मॉरली स्टैंड करते हैं, नजरिए पे स्टैंड करते हैं। हम कोई मिलिटेंट तरबियत याफ्ता लोग तो नहीं है। हाँ हम कोई ब्रूसली, टार्जन या हाँ, कोई वेरी गुड। कमांडो या रैम्बो तो नहीं है कि हमें कोई ऐसी तरबियत दी गई हो कि जनाब जब आपको सेफ हाउसेज में या अंडरग्राउंड तहखानों में ले जाया जाएगा और जब आपको वहाँ उल्टा लटकाया जाएगा या आपके ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया जाएगा तो फिर आपने उस वक़्त आगे से कैसे उसको फेस करना है। मतलब गोश्त पोस्ट के इंसान है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग गए हैं चिल्ले में, उनकी बड़ी हिम्मत है। और यकीनन देखें, मेरी बात सुने, किसी ने जी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी और अपनी खुशी से तो ये नहीं किया हुआ, मजबूरी थी। और बिल-आखिर फिर आप एक इंसानी जिस्म जो है वो कहाँ तक जो है वो उसकी बर्दाश्त है। तो अब उस्मान डार वो भी 1 महीना रहे। इसी तरह सदाकत अब्बासी हैं, यानी शेख रशीद जैसा शख्स महफूज नहीं रहा जी। शेख रशीद जिसने सारी जिंदगी ये कहा है कि मैंने तो सियासत ही गेट नंबर 4 की है, वो शख्स भी इंटरव्यू के बगैर नहीं जा सका। मैं आपको बताऊं, 40 दिन का चिल्ला शेख रशीद को भी काटना पड़ा और बिलाहर उसने क्या भी इंटरव्यू दिया। उस्मान डार को कामरान शाहिद के शो में मारपीट के बिठाया गया था, दबाव के तहत बिठाया गया था? देखें, इस बात का जो जवाब है या ये जो आपका सवाल है, ये आप उस्मान डार से कीजिएगा। चलें, एक आपसे वो मुतल्लिक आपको सवाल। वो आपको जवाब दे चलें, सकते हैं। आपके मुतल्लिक एक सवाल कर ले तुम। आपने कामरान शाहिद के बारे में कहा कि कामरान शाहिद साहब इरशाद भट्टी को उन्होंने इंटरव्यू पॉडकास्ट दिया था, तो उस्मान डार की अगवा की बादियाबी से मुतल्लिक सफ़ेद झूठ ने मजबूर किया कि हक़ाइक़ की दुरुस्ती को रिकॉर्ड पर रखा जाए। आपने ये कहा कि उस्मान डार की अगवा की बादियाबी से मुतल्लिक सफ़ेद झूठ ने मजबूर किया कि हक़ाइक़ को दुरुस्ती की रिकॉर्ड पर रखा जाए। आपने कहा कि उस्मान डार के इंटरव्यू की दरख्वास्त उमर डार की जानिब से की गई, जबकि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ये बात झूठ है। मैंने उस्मान डार के इंटरव्यू से मुतल्लिक कतई आपसे कोई दरख्वास्त नहीं की, ना राब्ता किया। उस्मान डार के अगवा से कबल मेरा हर रोज़ अपने भाई से राब्ता था, लेकिन बादियाब होते ही आपके पास इंटरव्यू के लिए कैसे पहुँचा, ये बताने में आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको अभी तक किसी अदालत ने तलब नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हुई, आपको बुलाकर इस बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं तो झूठ बोलकर हक़ाइक़ बदलने की कोशिश ना करें। उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि आपने कॉल करके उन्हें कहा कि जी इंटरव्यू, उमर डार ने मुझे कहा जी उस्मान डार का इंटरव्यू लें। देखें, कामरान शाहिद की बात कर रहा तारिक हूँ। भाई, बिल्कुल एक जो बात है कामरान शाहिद की, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने कामरान शाहिद साहब से राब्ता किया था जब उस्मान डार
अगवा हुए थे जब वो नहीं मिल रहे थे। ना सिर्फ मैंने कामरान शाह से रब्ता किया, बल्कि मैंने काशिफ अब्बासी साहब से भी किया, मैंने मेयर बुहारी साहब से भी मेरा रब्ता था। और मैंने रब्ता किस लिए किया? कि यार आवाज उठाएं, मैंने रब्ता किया कि मेरा भाई जो अगवा हो चुका है, आवाज जो नहीं उठाएं। मिल रहा, तो आप काइंडली उसके लिए आवाज उठाएं। मैंने इसलिए रब्ता किया था। इंटरव्यू के लिए नहीं किया। जहां तक बात है इंटरव्यू की, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर आपको ये बात कहता हूं कि मैंने कामरान शाहिद को कभी इस तरह ये बात नहीं कही कि जी आप उस्मान डार का इंटरव्यू करें। ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है? मैं तो कामरान खुद शाह, हैरान हूं इस बात के आप ऊपर। कहते हैं कि कामरान शाह ने झूठ बोला। मैंने वो जी ट्वीट कर दिया था, तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने जो कामरान शाह ने बात की थी उस पर ट्वीट कर दिया था, फिर उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। और जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसका कुरान पाक के ऊपर हल्फ देकर भी ये नहीं, मैं बात कर सर, सकता हूँ। मेरे लिए आपका हाँ कह देना काफी है। हाँ, मुझे तो, मैं आपको ये भी अर्ज करूं, ये भी एक रियलिटी है, और इसके जो गवाह हैं, इस बात के गवाह काशिफ अब्बासी हैं, वो आपको इस बात की गवाही भी दे सकते हैं कि जब उस्मान डार का इंटरव्यू जिस दिन आना था, तो मुझे काशिफ अब्बासी का फोन आ जाता है। वो मुझे फोन करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि उमर, वो उस्मान का पता चल गया है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं। कहते हैं यार वो मुझे अभी किसी ने बताया है कि उसका इंटरव्यू हो रहा है कामरान शाहिद के साथ। ये मुझे काशिफ अब्बासी कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा नहीं काशिफ भाई, मेरे तो कतई ऐसा इल्म में नहीं है। कहते हैं अच्छा, कहते हैं यार कहीं ये ना हो फिर कोई घर वालों के साथ उसका राब्ता हो गया हो। मैंने कहा काशिफ भाई, अगर मैं घर उस्मान वाला का यार। राब्ता घर वालों के साथ होता, क्योंकि मैं भी उन दिनों मफरूर था ना, मैं भी मतलब जान बचा रहा था, भाग रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है उसका कोई घर वालों के साथ राब्ता हो गया हो। मैंने कहा नहीं काशिफ भाई, अगर राब्ता घर वालों के साथ भी होता तो अगले ही लम्हे मुझे कॉल आ क्यों ना जाती। आती कॉल, भाई क्यों ना अच्छा, आती। मैं और काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो फोन पे अभी गुफ्तगू कर ही रहे हैं, तो साथ ही मुझे काशिफ अब्बासी बताते हैं, लो भी उमर वो टिकर चलना शुरू हो गए हैं, तो रात इतने बजे इंटरव्यू है। यानी मुझे उस्मान डार का जो इंटरव्यू है उसका पता काशिफ अब्बासी के जरिए पता चलता है। मेरे तो इल्म में भी नहीं था, मैं आपको बताऊं। वो कहने लगे यार वो देखो टिकर चल पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ये इतला जो थी वो दुरुस्त थी, कंफर्म है। कंफर्म थी। तो यानी मुझे तो खुद इंटरव्यू का जो है वो काशिफ से पता चलता है, और वो इस बात का गवाह है। ये बताएं कि उस्मान डार साहब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की खुद हिदायत दी। आपने उनसे पूछा कि आपने ये बात क्यों की? देखिए मैं क्योंकि मैं उस्मान डार की बात नहीं नहीं कर नहीं रहा, अब ये मैं, बानी चेयरमैन की बात हो रही है और पीटीआई की बात हो रही है, मैं आपसे रिलेटेड बात है ये। तारिक, मैं आपको उसमें एक बात अर्ज करूंगा। एक तो बात यह है तारिक कि उस्मान डार हो, काशिफ अब्बासी हो, शेख रशीद हो, या ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिए नहीं हुए, ये इंटरव्यू इनसे कराए गए हैं। एक तो आपने ये याद रखना, ये करवाए गए हैं। जो आपने बैठते ही मुझसे सवाल किया कि डार साहब आज का इंटरव्यू किसी दबाव के तहत या किसी वजह से तो नहीं करवाया जा रहा, तो मैंने आपसे कहा मैं अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने की है, इंटरव्यू में जो भी बातें उस्मान डार ने वैसे की, उस्मान डार साहब से इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये इंटरव्यू अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो वो उन्होंने तो कहा था मैं यकीनन, अपनी मर्जी से देखिए दे रहे मैं हैं। अब आपको बताऊं, वो उस्मान डार, मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अगर उस्मान डार ने इंटरव्यू देना होता, उस्मान डार ने इमरान खान साहब को छोड़ना होता, उस्मान डार ने पार्टी को छोड़ना होता, तो उस्मान डार साहब 4.5 महीने क्यों इतना इंतजार करते? जो उनके कारोबार की तबाही हुई, जो उनके घरों की तबाही हुई, जो उनकी फैमिली की तबाही हुई, जिस जबर फस्तायत जुल्म का सामना उस्मान डार के बच्चों को, उसकी फैमिली को, उसकी वालदा को, सबको करना पड़ा, तो वो क्यों इतना इंतजार करता? वो भी
पहले ही दिन उन लोगों की तरह आके लाताल्लुकी का ऐलान कर देता। क्यों इंतजार करना पड़ता इतना सदाकत अब्बासी को या बाकी लोगों को? तो ये मैं ज़ात तौर पे समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू हैं ये दिए नहीं गए हुए, करवाए गए हुए हैं। और उसमें मैं आपको एक बड़ी आसान सी बात अब आपको बताता हूँ, जो लोग इन इंटरव्यूज की बात करते हैं। तारिक, आपको याद होगा कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आने के बाद तहरीके इंसाफ के तमाम लोगों ने हाथों में कुरान पाक पकड़े और अपने वीडियोस मैसेजेस दिए और उन्होंने कहा कि हम कुरान पाक हाथ में पकड़ के ये बात कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ वफादार हैं। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कल को अगर कोई भी जोर जबरदस्ती जबर के जरिए हमारा कोई बयान या इंटरव्यू आए तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। यानी आप हालात का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि कुरान पाक पकड़कर पार्टी की तमाम क़यादत जो है वो आके कह रही है कि हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम एक तरफ कुरान पाक के ऊपर लोगों को ये कह रहे हैं और कल को खुदा ना खास्ता अगर हमारी गर्दन हाथ में आई तो हमसे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। यानी इससे बढ़ के और मैं आपको क्या कह सकता हूँ। चलें एक सवाल। और यही हालात उस्मान डार, सदाकत अब्बासी या जो भी जिनसे भी ये इंटरव्यू है। एक सवाल, उमर डार ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उमर डार ने पीटीआई नहीं छोड़ी, उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया, उस्मान डार ने पीटीआई छोड़ी और सियासत छोड़ दी, ऐलान किया। क्या उस्मान डार की यही डील हुई है? नहीं, देखिए मैं अब डील के तहत बाहर आए? नहीं, उस्मान डार किसी डील के तहत, पहली तो बात ये है, बाहर नहीं आया जी, ठीक है। और डील क्या होती है मुझे बताएं। डील में आपने कुछ हासिल करना होता है, मैं आपको बताऊं। हमारा तो जी सब कुछ ही तबाही और बर्बादी होगी, ये डील होती है कि आपके फैमिली, आपका कारोबार, आपके घरों को मतलब तबाही मचा दी गई, ये डील होती है। आप इसे डील नहीं कह सकते, मैं आपको बताऊं। हो सकता है डील भी नहीं आप कह सकते, हो सकता है उस्मान डार ने मौजूदा हालात जो उस वक़्त पाकिस्तान में बने हुए थे उनको देखकर यही फैसला किया हो कि मैं अभी सियासत से किनारा कशी करता हूँ। और लोगों ने भी किया, सियासत से किनारा कशी की। फिर मुझे ये कहने दें कि उमर डार उस्मान डार से ज्यादा बहादुर निकला? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उमर डार उस्मान डार से चलें ज्यादा ऑडियंस बहादुर फैसला निकला। कर लेगी, नाज़रीन फैसला कर लेंगे। इसलिए कि मैं आपको एक बात बताऊं, उमर डार जो पार्टी के साथ खड़ा रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार का ही हुक्म था। मुझे, मेरी जब मेरे भाई से बात हुई तो उसने मुझे कहा, यार मैं जितनी जंग लड़ सकता था उमर मैंने लड़ी है, अब ये जंग तुमने लड़नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जंग लड़ी। और मैंने पहले भी कहा है, मेरी कोई बहादुरी नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम था कि मैं और बिलखसूस जज साहब की मेहरबानी। मुझे तो पता नहीं था चिल्ले में, तो आपको पता ही नहीं होता। 61 रोज आप यूं समझें कि 61 रोज बाद आए थे आप बाहर। हाँ, यानी आप यूं समझें कि जब आप चिल्ले में जाते हैं ना जी, तो हर तरह के जो सिग्नल्स हैं वो जाम हो जाते हैं। वहाँ आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता, आपको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती। वहाँ कोई गूगल, कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई सिग्नल, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, खामोशी, खामोशी। और मैंने वो खामोशी देखी है जी चिल्ले में, वो जिसको कहा जाता है काट खाने वाली खामोशी जो होती है। आप यकीन जाने, लाल बेग नहीं होता ये जो कीड़ा, ये जब चलता था तो उसकी मुझे आवाज आती थी, इतनी खामोशी थी उधर, काट खाने वाली। और मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ, यानी कि आपके सर में लाल बेग थे। मैं वो तो जी, मैं तो आप लाल बेग की बात कर रहे हैं, रात 12 बजे के बाद चूहों की हुकूमत शुरू हो जाती थी, हुक्मरानी उनको ही होती थी, हर तरफ चूहे ही नजर आते थे। और चूहों में हम पड़े होते थे। खुदा दी कसम, मैं सुन के डर गया। मैं सच कह रहा हूँ आपको, इतने इतने बड़े बिल्लियों से भी बड़े चूहे जो थे वो मतलब इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये हालात थे।
तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुझ पे मेरे अल्लाह ताला का करम रहा, और मेरी फैमिली, मेरी बेटी, मेरी वालदा ने फिर जिस तरह स्टैंड लिया बाद में, उस उसका एक बहुत प्रेशर आया। फिर एक इस बात के बाकायदा सबूत जो है वो अदालत में आ गए कि मैं तो गिरफ्तार हो चुका हूँ। जज साहब ने ऑर्डर किया बाकायदा आईजी पंजाब को कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर जो हाँ, है वो एफआईआर दर्ज करो, उमर डार तो अरेस्ट हो चुका है। तो इस वजह से फिर मुझे मैं मंजर आम पर आया और मैंने जेल जाने को तरजीह दी। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो उसमें मैं आपको एक अर्ज करूं जी, वो चाहे उस्मान डार हो या उमर डार हो, हमने ये जितना भी सफ़र किया है और हम जो स्टैंड रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आज भी खड़े हैं, उसमें सारा जो क्रेडिट है वो तारिक भाई से ही पूछें, वो हमारी वालदा को जाता है, हमारी बिल्कुल जाता फैमिलीज को जाता है, है। बिल्कुल जाता। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैंने फ़ोन किया है, उस्मान ने फ़ोन किया है, तो हमारी वालदा ने हमेशा हमें एक ही बात कही, एक ही बात कही। उन्होंने कहा बेटा हमारी फिक्र नहीं करनी, बिल्कुल भी तुसां परेशान नहीं होना साडे वालों, ते तुहानू दोवां बेटियां नू मैं अल्लाह दी सुपुर्द कर हाय दिता हाय दा। हाय। ये उनके अल्फाज होते थे। तीसरी बात उन्होंने कभी नहीं की। यानी जब हमारे घर में इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ, हमने घर में राब्ता किया, तब भी हमारी वालदा के यही अल्फाज थे। जब हमारी प्रॉपर्टियां सील की गईं, तब भी हमारी वालदा के यही अल्फाज थे। हमारा बड़ा भाई जब जेल में गया, फैक्ट्री के 70-80 लोग गए, फैक्ट्री को ताले लगा दिए गए, तब भी हमारी वालदा ने हमें यही कहा। यानी कभी हमारी वालदा ने हमें ये नहीं कहा कि चलो पुत्रो छड़ दियो, बड़ी हो गई है, बहुत हो गई है, मैं ਤੁਹਾਡੀ मां वा ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट करनी है। जब यकीनन अगर हमारी माँ हमसे मुतालबा कर देती तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जानी थी, मेरे यार लिए साहब, भी और उस्मान के लिए भी। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि भाई तुसी साडे वालों परेशान नहीं होना, और मैं पुत्रो ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह दी सुपुर्द कर देता था। सियासत तो किसी और के साथ भी की जा सकती है। वाह इमरान खान। देखिए मैं तारिक भाई, इमरान खान की कौन कौन सी खूबी जो है आपको बयान करूं। बोलें, बताएं। इमरान खान, मैं समझता हूं कि तमगाए जुर्रत है। तमगाए जुर्रत निशान दिया जाता है ना, मैं समझता हूं कि इमरान खान अज खुद तमगाए जुर्रत है। इमरान खान तमगाए दयानतदारी है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह विजनरी लीडर है। उसका एक विजन है, उसने एक सोच दी है, नजरिए की पॉलिटिक्स को मुतारफ कराया है। उसने कौम को शऊर दिया है, सही को सही और गलत को गलत उसने लोगों को बताया है, क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों ने तो मनहसल कौम जो है करप्शन को अपना लिया हुआ था, एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, क्या कबूल होने कर रही है? लिया हुआ था। मुझे याद है एक कॉलम निगार कहा करते थे कि जमहूरियत में करप्शन होती है। हाँ, मैं कहता हूँ जी ये तो एक बात थी, चलो जी अगर है खांदे ने ते लांदे भी ते है ने ना, मतलब ये भी बातें होती थी। लेकिन इमरान खान ने कौम को बताया, मैं आपको बताऊं। अगर लाहौर में ओन चौधरी हम्म। नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले जाए, तो फिर राउन चौधरी नवाज शरीफ से बड़ा लीडर हो गया ना। या फिर मौजा इलेक्शनों में नाजर तो वैसे यही बात सामने आई है कि राउन चौधरी जो है वो नवाज शरीफ से भी बड़ा लीडर है। जिस तरह लाहौर के लोगों ने ओन चौधरी को वोट डाले हैं, यानी इतने वोट नवाज शरीफ को भी नहीं मिले जितने ओन चौधरी को मिले हैं। आपसे तो ओन चौधरी अच्छे हैं सर, जीतते गए तो मारा खा के भी नहीं जीत सके। देखें तारक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, कामयाबी क्या होती है। ये जीत ये वो बात मैंने होती की है, इसलिए कि आप इस पे जवाब दें। जीत वो होती है, कामयाबी वो होती है जिससे आपकी इज्जत में इजाफा हो, क्या बात है उसे सर। कहते हैं कामयाबी। वो कामयाबी कामयाबी नहीं होती जो पूरे मुल्क की गलाजत आपकी झोली में ला के डाल दे। इसको आप कामयाबी, अगर कुछ लोग इस चीज को कामयाबी समझते हैं कि उन्होंने पूरे मुल्क की गलाजत जो है अपनी झोली में डाल ली है और वो कामयाब है, तो फिर ये उनके लिए कामयाबी होगी। मैं समझता हूँ जी, मेरे नजदीक तो कामयाबी वो है कि जिस कामयाबी से आपकी इज्जत में इजाफा हो। वो कहते हैं, किसी सियाने ने कहा ना कि जी वो, उन्होंने कहा जी वो बड़ा मशहूर है। कहता है मशहूर है,
पर इज्जतदार ते नहीं। उन्हें क्या मशहूरी और इज्जत की फर्क फर्क होता है। उन्हें क्या मशहूरी जड़ी है ना वो बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन मुतनाज़ा होती है, इज्जत मुतनाज़ा नहीं होती। इज्जत मुतनाज़ा नहीं होती डॉक्टर साहब। यानी अगर आप सियासत की बात भी करें ना सर, देखिए ख्वाजा साद रफीक हैं लाहौर के, सर नून लीग के हैं, वो हारे सर, उन्होंने फौरी तौर पे ट्वीट किया जी मैं हार गया हूँ। मैं कहा यार कमाल है, ग्रेस है, हार गए तो हार गए यार, क्या हो गया, सियासत में हार जीत होती रहती है, ग्रेस तो ना छोड़ो। देखिए ख्वाजा साद रफीक ने एक ट्वीट करके ना वो 8 फरवरी को इलेक्शन हार गया। और इलेक्शन हारना कोई मतलब देखें हारते रहते गिरते हैं लोग ही यार, शाह सवार है मैदान बिल्कुल। जंग में, इलेक्शन में हार जीत होती है, मैं आपको बताऊं। तो इलेक्शन हारना कोई मतलब बायसे शर्म या ये कोई ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन में हार जीत होती है। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक ने वो ट्वीट करके अपनी कैरियर की तमाम जो क्रेडिबिलिटी है क्या बात पॉलिटिकल है, उसको महफूज मैं कर समझ ली। गया की हो गया। लेकिन यहाँ ख्वाजा आसिफ जैसे लोग भी हैं इस पे आऊंगा। जो 8 फरवरी को मैं समझता इलेक्शन हारे, और 9 फरवरी को जिन्होंने भीख मांगकर जैली फॉर्म 47 लिया और अपनी सारी जिंदगी की जो क्रेडिबिलिटी है और कैरियर है जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ उससे भी वो हार गए ख्वाजा और आसिफ, लूज कर गए। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे रेहाना डार कितने वोटों से जीत चुकी थी आपके पास जो फॉर्म 45 थे उनके मुताबिक? उसके मुताबिक चंद जो थे 4-5 पोलिंग स्टेशंस के अभी नतायज आने थे, मेरा ख्याल है 55,000 वोटों की लीड थी। और ये पूरी कौम जानती है जी, पूरा पाकिस्तान जानता है ख्वाजा आसिफ की जो शिकस्त है, उसकी हार जो है वो तो हर टीवी चैनल्स पे आ चुकी थी। और आज भी हमारे पास वो फॉर्म 45 मौजूद है। मेरा अपना ख्याल है कि ख्वाजा साहब 60,000 की ज्यादा वोटों से हारे हुए हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जी बिल्कुल। तो लेकिन कोई उसके बाद ख्वाजा कोई आसिफ भी फॉर्म उसी लाइन 45 में खड़े हो गए। अगर फॉर्म 45 की इतनी अहमियत है कि उसमें आप जीत के फॉर्म 47 में हार जाते हैं तो किसी बैठ के पॉपकॉर्न खाओ दे विच कोई मूंगफली नहीं पाई होंदी पठान उन्होंने लाइक जेड़े बेच रहे आप होंगे ना। आप 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 दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात से यानी इत्तेफाक कि करता हूँ। सिस्टम पे ही नहीं एतबार हाँ, रहा। यानी हालात तो ऐसे ही सामने आए हैं कि पॉपकॉर्न खाने वाली ही बात है। बल्कि आप यूं कह लें कि शुक्र करें कि कोई ऐसे एमपी एमएनए नहीं आ गए जिन्होंने इलेक्शन में कागज ही नहीं जमा करवाए हुए थे, जो इलेक्शन की रेस में ही नहीं थी, तो उनको भी फार्म 47 दे दिया हो। तो क्या मतलब इसमें क्या था? अब तारिक भाई बाकी की आपको रही बुला के कहते ये ले जी तो आप तू फार्म एमएनए 47 ले, तो आप भी एमएनए बन जाते, वैसे एमएनए ही एमपीए बन जाते। ये तो ऐसे ही है ना। देखें ये जो तमाम लोग हैं तारिक भाई, ये अवाम के मुस्तरद शुदा लोग हैं। ये जो हुकूमत है ये इसीलिए तो आज 1 साल का अरसा हो गया है, लोग इसे अपनी हुकूमत नहीं तस्लीम करते, नहीं मानते, ये नहीं बताएं कि समझते। 2018 में वो तो अल्लाह भला करे ख्वाजा आसिफ साहब का कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कह दिया कि मैंने जनरल बाजवा को फोन करके कहा कि भाईजान में हार रहे हैं। वो अपने मुंह से निकल गया उनके। नहीं नहीं, उनके मुंह से नहीं निकला था। अच्छा। हुआ ये था कि जनरल बाजवा साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और गालबन वो मीटिंग थी जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को मेरा ख्याल है सूबा बनाना था। ठीक है। उस इशू पे उन्होंने तमाम पार्टीज के जो सरबराहान हैं उन्हें उनको बुलाया, बुलाया, ठीक है। क़यादत को बुलाया। तो वहाँ तहरीक इंसाफ से उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर ने नुमाइंदगी की और ग़ालिबन नून लीग से मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और ये थे एहसन इकबाल थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी से वो थे बिलावल भुट्टो थे और साथ उनकी क़यादत थी। तो वहाँ तब ना ग़ालिबन मेरा ख्याल है आज़ाद जम्मू एजेके के इलेक्शन होने थे। तो उस बारे में बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा को कहा कि जनरल साहब ये जो एजेके में इलेक्शन हो रहे हैं, हमें इन इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि धांधली ना हो। तो बिलावल भुट्टो की बात को काट कर ख्वाजा आसिफ ने वहाँ इंटरप्ट किया और उसने कहा हाँ हाँ जनरल साहब, ये जो बिलावल साहब ने बात की है धांधली वाली, ये बिल्कुल हमारे अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, धांधली नहीं होनी चाहिए। तो जनरल बाजवा ने उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ को कहा कि ख्वाजा साहब आप तो धांधली की बात ना करें, आपने तो अपने इलेक्शन की रात मुझे फ़ोन किया था, शेख रशीद भी वहाँ मौजूद थे, तो फिर आप जीत गए ना।
तो आप तो कम से कम धांधली की बात ना करें। ये बात जन बाजवा ने तमाम लोगों में बैठ के की और ये बात सामने आ गई। उसके बाद ये बात मीडिया पे आ गई। फिर डर फिर बड़बड़ाहट झगड़ा फिर लाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं, आपको तो बड़ा ताल्लुक भी रहा ना, बार बार इस पीटीआई का। बात को कहा ख्वाजा आसिफ ने कि जी वो मेरे साथ धांधली हो रही थी तो मैंने इसलिए जनरल बाजवा से राब्ता किया। अब अगर आपके साथ धांधली तो हो रही इलेक्शन थी तो जनरल बाजवा से राब्ता करना था या इलेक्शन कमीशन से कमीशन से करना रहा था। कर रहा था। अच्छा, हाँ, ये बताएं कि ख्वाजा जब आपके घर पे हमला हुआ और वो सारी वीडियो भी सामने आई, ख्वाजा आसिफ ने इस बात पे माजरत की और माफ़ी की कि यार मुझे अफसोस है कैसा हुआ। क्या उन्होंने आपकी फैमिली से रब्ता करके या आपकी वालदा से रब्ता करके कहा कि जी मैं, बहन जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे दौर में ये आपके साथ ये हो गया? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। वो देखें मैंने भी ये मीडिया पे बात सुनी थी ख्वाजा आसिफ की, लेकिन प्रैक्टिकली तो खैर ना हम कोई तवक्को रखते नहीं, हैं तवक्को ना ना हम सर, हम मैं कोई उम्मीद, क्यों हाँ मैं ना अगर, हम कोई ख्वाहिश रखते सर थे कि हमारा ये ख्वाजा पॉलिटिकल साहब कोई कल्चर रहा राब्ता है कि करें। ना उन्होंने कोई राब्ता किया। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, सियासी स्टेटमेंट थी, उन्होंने वो सियासी स्टेटमेंट दे ख्वाजा दी। साहब लेट्स सपोज, हालांकि वो उस वक्त हुकूमत में थे। मैं आपको एक बात बताने की मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वो इतने ही मतलब उनको दुख था, तकलीफ था, तो जो उस वक्त का डीपीओ था या जो उस वक्त का जो इंतज़ामिया थी वो एक्शन ले सकते थे। वो उन्हें मतलब ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक पॉलिटिकल सियासी स्टेटमेंट थी जो दी गई थी उनकी तरफ से। कोई रब्ता नहीं हुआ ख्वाजा आसिफ की तरफ से कभी? नहीं, देखें मैंने तो तारिक भाई आपको कहा है कभी ये तो आपका ख्वाजा आसिफ से रब्ता हुआ इन 1.5 सालों में? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया? इन 1.5 सालों में नहीं जी। पिछले गालबन 99 के बाद से ख्वाजा आसिफ से रब्ता नहीं हुआ हमारा। अलबत्ता मेरा भांजा फौत हुआ था कोई 2 साल कबल, तो उस वक्त वो अफसोस के लिए घर तशरीफ लाए थे। हाँ, मेरे भांजे की फौतगी पर। और मेरी उनसे उस वक्त जो मुलाकात थी गालबन कोई, मेरा ख्याल है 22-23 साल बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई या 10 हाथ मिलाया यार मैं कहना, हमने आपस में। मतलब ये जो, अगर ये सैड इंसिडेंट ना होता, ये जो 1.5 साल आपके घर पे आपकी वालदा पे आपकी वाइफ पे तशद्दुद हुआ, तो सियासत में इतनी रवादारी तो रहनी चाहिए यार, कि एक दूसरे के घर आ सकें, बात सुन सकें, खुशी गमी में नहीं, शरीक हो जब सकें। उनकी वालदा फौत हुई थी तो मैं और मेरे वालिद साहब भी उनके घर गए थे अफसोस के लिए। हम्म। मतलब ये तो जी यार ये तो होना चाहिए कल्चर है। हमारी। मैं एक आपको अर्ज करूं तारिक भाई, देखे पॉलिटिक्स है हमारी, कोई आपस में जाती दुश्मनी तो जी होती नहीं है। ये तो एक अपनी अपनी पार्टी की, वो अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी, अपने मौकफ, अपने असूलों पे खड़े हैं, उनका ये एक अपना बताएं, मौकफ है। आज अगर पीटीआई बरसा इक़्तिदार आती है और अल्लाह ताकत और इख्तियार का जो पहिया है आपके हक में घूमना शुरू हो जाता है, क्या ख्वाजा आसिफ के साथ से बदला लेंगे? पहली तो मैं आपको एक अर्ज करूं तारिक भाई, बदला या इंतकामी जो सियासत है उस पर हमारा बिलीव ही नहीं है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे माफ़ ही कर कुछ देंगे? हैं। मैं मेरी अर्ज सुन लें तारिक भाई, इस मुल्क के इतने इतने बड़े मसाइल हैं। मैं समझता हूँ अगर तरीके इंसाफ को अल्लाह ताला की ज़ात पाक मौका देती है तो हमें ये जो आज 24-25 करोड़ अवाम जिन मसले मसाइलों में फंसी हुई है, ये हमें उस तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें बदलों में और इंतकामी सियासत। ये छोटी, हमारे पास बड़े मकसद के लिए आपको छोटी चीज़ें जो हैं उनको पीछे छोड़ना चलें, पड़ता है। छोटे मकसद के लिए या बड़े मकसद के लिए, क्या इक़्तिदार मिला, आप ताकत में आए, उस्मान डार आया, उमर डार आया, ख्वाजा आसिफ को माफ़ करेंगे किस किस हवाले से? कि भाई आप हम पे जो कुछ बीता, आप हमारे सियासी मुखालिफ थे? मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारा तो बिलीव ही नहीं है इंतकामी सियासत पे या बदले की सियासत पे। हम्म। हम यकीन ही नहीं करते। देखें, हम अगर मैं या मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है तो हम एक बड़े मकसद के लिए पॉलिटिक्स में है, और वो मकसद है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हम लोग सियासत में आए हैं। ना कि हम लोग कोई बदला लेने के लिए किसी से सियासत में आए हैं, या खुदा ना खास्ता कोई इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए सियासत में आए हैं।
ना इक़्तिदार हमारी मंज़िल है। मैं तो ऐसे इक़्तिदार को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दूँगा अगर आप इक़्तिदार में आकर लोगों के मसाइल नहीं हल कर सकते। आप अगर अपने मुल्क के लिए कोई बेहतरी नहीं कर सकते तो आपने क्या उस इक़्तिदार का करना है? देखिए तारिक भाई, आप हमारी तो फ़ैमिली, मेरा भाई उस्मान, उसने 3.5 साल में जितनी डेवलपमेंट कराई है, हमने तो कभी किसी मंसूबे की जो तख्ती है उसके ऊपर अपना नाम भी नहीं लिखा, ना उसका इफ्तिताह खुद किया है। यहाँ तो आपको पता है पॉलिटिशियंस तख्तियों से लड़ते हैं। हमने एक नई रवायत रखी कि जो टैक्स पेयर, हायर टैक्स पेयर लोग हैं, हमने उन्हीं से उन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करवाया और उन प्रोजेक्ट्स को उन्हीं के नाम से मंसूब किया। सियालकोट में आपको कोई एक प्रोजेक्ट भी उमर डार, उस्मान डार या हमारे वालिद मरहूम इम्तियाजुद्दीन डार, हमारी फैमिली के किसी शख्स के साथ मंसूब नज़र नहीं अभी आएगा। नाज़रीन, मैं जब ये बड़ी अहम बात है। और हमारे वालिद साहब जब अभी तहसील नाज़िम थे अभी मैंने सियालकोट के पूछा उस बंदे से, आपके एक वर्कर से, मैं कहा जी लाहौर कैसा काम होया डार साहब ने दौर दे विच। उन्होंने कहा सर कोई गली नहीं छड़ी जेडी ना पुट्टी होए ते काम ना कराया होए, इतना काम कराया। और आप कहते हैं कहीं भी तख्ती नहीं लगी। तो बिल्कुल देखें, ये जो पैसा है ये रेवेन्यू तो टैक्स पेयर का है जिससे डेवलपमेंट हो रही है। तो इस पे हमारा बिलीव ये है, हमारा मानना ये है कि आप टैक्स पेयर की तख्तियां लगाएं ताकि टैक्स देने वाले लोगों की इज्जत अफजाई करें। हाँ, हम एक तरफ पहले ही कहते हैं जी मुल्क में टैक्स देने वाले बहुत कम लोग हैं, सब लोग टैक्स नहीं देते। तो आप उनको वो रिस्पेक्ट दें, वो इज्जत दें, ताकि लोगों में टैक्स देने की जो है वो एक चाहत आए, ख्वाहिश आए, उनको वो रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। तो हमने जितने भी मंसूबे सियालकोट में किए हैं उनको टैक्स पेयर के नाम से मंसूब किया, उन्हीं के हाथों से हमने उनका इफ्तिताह करवाया। और हमारे वालिद साहब भी जब तहसील नाज़िम रहे, शहर के मेयर रहे, उन्होंने भी जितनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डेवलपमेंट हुई थी, उन्होंने कभी अपने नाम की कोई प्लेट नहीं लगवाई। उनका सख्ती से हदायत थी कि ये पब्लिक का पब्लिक मनी है, लिहाजा जो भी मंसूबा प्रोजेक्ट है उसमें मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जाता था। आपका बहुत शुक्रिया आपके वर्कर सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह के इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे और यकीनन कोशिश करेंगे एक मुख्तलिफ और एक मुनफरद चेहरा, लोगों का मंजरनामा आपके सामने, एक मुनफरद मंजरनामा आपके सामने तश्कील दें। आपके आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।